अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज की 4 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। वन बाय वन करते हैं। सबसे पहले मुझे वो शेयर याद आ रहा है कि जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। यही बात हम तहरीक इंसाफ को समझाते थे, यही अब पीडीएम सरकार को भी समझा रहे हैं। लेकिन यही बात आज हम उमर अता बंदयाल को भी समझा रहे हैं, क्योंकि उमर अता बंदयाल साहब ने कल जुडिशल कमीशन को कार्रवाई से रोका। आज जस्टिस काजी फाइसा की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ, अटॉर्नी जनरल पेश आए। जब अटॉर्नी जनरल पेश हुए तो बहुत सारे सवालात ऐसे हैं जो जस्टिस काजी फाइसा ने उठाए, और आपको पता है कि जस्टिस काजी फाइसा इज एन अपराइट मैन, और जो सवालात उन्होंने उठाए हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अटॉर्नी जनरल से सबसे पहले उन्होंने पूछा कि कमीशन को समाज से कबल नोटिस नहीं था तो काम से कैसे रोक दिया, हमें कोई नोटिस देते फिर ही काम से रोकते। फिर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स के मुताबिक फरीकैन को सुनकर इसके बाद कोई हुक्म जारी किया जाता है, यहाँ पर फरीकैन को सुनने का रिवाज ही कोई नहीं है। फिर वो कहते हैं दरखास्तों में मुखालिफ फरीक वफाकी हुकूमत थी और अटॉर्नी जनरल अदालत में मौजूद थे, दलाइल भी दिए, तो फिर नोटिस की क्या जरूरत थी। फिर वो कहते हैं कि थोड़ा बहुत आइन मैं भी जानता हूँ, आपने कल अदालत को बताया क्यों नहीं कि उनके एतराज़ात वाले नुकात की हम पहले ही वजाहत कर चुके हैं। वो एतराज़ात ये थे कि टेपिंग कौन कर रहा है, वो कहते हैं हम वजाहत पहले ही कर चुके थे। फिर आबिद ज़ुबैरी और शुएब शाहीन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं, और आबिद ज़ुबैरी तो खुद जो है इन ऑडियोज़ का एक किरदार भी है, उनको आना था, पेश होना था कमीशन के सामने। वो कहते हैं क्यों नहीं आए। जजों के खिलाफ ऐसी दर्जनों शिकायत आती हैं तो क्या ठीक करके सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेज दें, ये बात भी कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि किसने ऑडियो रिकॉर्ड की वो बाद की बात है। फिर क्या मुझे कोई मर्जी के फैसले के बाद रकम ऑफर करे तो क्या ये गुफ्तगू में मेरी प्राइवेसी में आएगी? क्या कि ये प्राइवेट गुफ्तगू है कि कोई फैसला मैंने देना है किसी का और रकम लेके फैसला दे दूँ, प्राइवेट गुफ्तगू नहीं हो सकती। प्राइवेसी कहते हैं हमेशा घर की होती है, किसी के घर में झांका नहीं जा सकता। बाहर सड़कों पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, क्या ये भी प्राइवेसी के खिलाफ हैं? क्या अब तक की सीसीटीवी कैमरे में कत्ल की वारदात आ जाए तो क्या फुटेज इस्तेमाल नहीं की जा सकती? ये बड़े वैलिड क्वेश्चंस हैं जो जस्टिस काजी फाइसा ने उठाए। वो कहते हैं हम पटिशनर दिखा रहे हैं हमें कि हुक्म इम्तना है, आप सुन नहीं सकते। ये वो पटिशनर है जो शुएब शाहीन है, आबिद ज़ुबैरी है। वो कहते हैं कि टीवी टॉक शोज़ के अंदर जाके ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं, हमें आइन सिखा रहे होते हैं, यानी उनको खासा हद पे तनकीद बनाया। फिर वो कहते हैं वफाकी हुकूमत ने मुझे एक टास्क दिया और उस टास्क के ऊपर हम बैठे हुए हैं, लेकिन क्योंकि एक जुडिशल ऑर्डर आ गया है जो जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने दिया है, तो इसलिए ये कमीशन काम करने से अब खुद को रोक रहा है। यानी कमीशन ने कार्रवाई को खत्म कर दिया है या रोक दिया है क्योंकि जुडिशल ऑर्डर मौजूद है। यानी जस्टिस काजी फाइसा की सरबराही में ऑडियोज वीडियोस को प्रॉप करने के लिए जो कमीशन बनाया गया था, अल्टीमेटली इस कमीशन को अबदी नींद सुला दिया गया। मैं अबदी नींद तो नहीं कहूँगा, क्योंकि जब तक उमर अता बंदयाल साहब मौजूद हैं और उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है, उनकी ऑडियोज़ भी हैं, तब तक तो उन्हें डर है कि इन ऑडियोज़ की अगर वीडियोज़ की छान पटक होगी, कसूरवार निकलेंगे, मिसकंडक्ट की कार्रवाई हो सकती है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को मामला भेजा जा सकता है और जाते जाते एक बहुत बड़ा दामन पे दाग होगा। और दाग तो वैसे वो लगवा चुके हैं, लेकिन ये जंग अब असल में अब शुरू हुई है। यानी जैसे जैसे 2-3 महीने अब गुजरेंगे, और आपको पता है जब रिटायरमेंट के करीब होते हैं, जनरल बाजवा भी रिटायरमेंट के करीब थे तो तनकीद शुरू हो गई थी। जब आप कुर्सी पे होते हैं तो शायद उस तरह से मामलात नहीं होते, लेकिन यहाँ तो कुर्सी पर विराजमान होने के बावजूद उमर अता बंदयाल साहब पे खासी तनकीद हो रही है। खैर, कमीशन बिल आखिर जो है उसको फाइलों में बंद कर दिया गया है। कमीशन वैसे तो ये जो कमीशन जस्टिस काजी फाइसा की सरबराही में बनाया था, उन्होंने कहा था कि प्राइवेट नहीं रहेगा, इसको पब्लिक कर देंगे, क्योंकि पाकिस्तान में जो भी कमीशन बने, हमूद रहमान कमीशन से लेकर एबटाबाद कमीशन तक, उसकी कार्रवाई फाइलों में दबती रही है। अब एक कमीशन जो काम करने ही लगा था, उस कमीशन को भी हमने रोक दिया है। खैर, ऑडियोज वीडियोज आती रहें, गुफ्तगू होती रहेगी, सियासत होती रहेगी, लेकिन इनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है जी। कोर्ट ऑफ लॉ में हम इनको नहीं ला सकते, और खासतौर पर जजेस की आ जाए तो आप इसमें बात ही नहीं कर सकते। सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये। दूसरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया गया है और आमिर कियानी साहब एक बार फिर एक्टिव हो गए हैं। आमिर कियानी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतहर्रिक रहनुमा थे, खुद को डिस्टेंस किया था, अब सुनने में आ रहा है कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, आमिर कियानी साहब उसमें एक्टिव हैं और उन लोगों को उसमें ऐड किया जा रहा है जो पीटीआई छोड़ के आ रहे हैं। यानी इसका मतलब यह है कि कोई और पार्टी बनाने या कोई और काविश और कोशिश करने की भी जो है वो काम शुरू हो गया है। यानी एक और प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया गया है। ऐसे प्रोजेक्ट्स इक्का दुक्का हम बहुत सारे देख रहे हैं, लेकिन फाइनली अब ये काम भी होता हुआ, यानी जो जितने मुनहरिफीन हैं जिनसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कराई जा रही हैं, उनको एक परचम तले मुत्तहिद किया जा रहा है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब वो लंदन चले गए हैं और लंदन में जाके वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ताहयात कायद मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करेंगे। यानी अब हतमी राउंड होगा
और मैंने कल आपको बताया था कि जो ग्राउंड रियलिटीज़ है ना वो बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही हैं और ख़बर ग्राउंड रियलिटीज़ पे होती है। आज से पहले जो ग्राउंड रियलिटीज़ थी उसको देख के हमने आपको रिपोर्ट किया। आज हम ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि चीज़ें बड़ी तेज़ी से मुख्तलिफ होने जा रही हैं और इसी साल के अंदर, इसी साल क्या आपको 2-3 महीने के अंदर अंदर नक्शा, ये जो पॉलिटिकल इस वक्त केओस या मैस दिखाई दे रहा है, ये भी खासा छटेगा, ये बादल भी छटेंगे और नक्शा अक्सर तब्दील होता हुआ दिखाई देगा और उस नक्शे के अंदर इलेक्शंस एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होंगे और अल्टीमेटली मियां नवाज शरीफ साहब को वापस कैसे लाना है, कैंपेन कैसे करनी है, मईशत को कैसे ठीक करना है, उसके बाद इलेक्शंस की तरफ बढ़ना है, क्योंकि यही मौका है कि इलेक्शंस की तरफ अगर ना बढ़े तो खुदा ना खास्ता वो जो ऑपरेशन रद्दुल इमरान किया है वो कहीं काउंटर प्रोडक्टिव ही ना साबित हो जाए। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इमरान खान साहब एट दिस पॉइंट इन टाइम बात कर रहे हैं कि फौरी तौर पर मुज़ाकरात होने चाहिए। ठीक है, मुज़ाकरात की गुंजाइश हमेशा रहती है, लेकिन वो कहते हैं कि इसको मेरी कमज़ोरी ना समझा जाए। मुझे याद आ रही थी कि एग्जाम्पल कि जिस वक्त अबू जहल के कत्ल का मामला आया ना, तो बस क्या करें, मैं अब वो मुझे मेरे जहन में आ गई, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो जब अबू जहल की गर्दन को उड़ाना था तो उसने एक बात की थी, उसने कहा था देखो मेरी गर्दन को यहाँ से नहीं थोड़ा नीचे करके उड़ाना ताकि बाद में भी पता चले कि किसी सरदार की गर्दन है, बड़ी गर्दन है। मुज़ाकरात तो करने हैं लेकिन ये ना कोई समझे कि मेरी कमजोरी है, खुदा का वास्ता है खान साहब। तो इमरान खान साहब को अना ज़िद और हठधर्मी छोड़कर फाइनली अगर बात करनी है तो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के बात करें, क्योंकि यही पॉलिटिशियंस जब अपनी अना ज़िद और हठधर्मी में रहते हैं तो ये मिलिट्री इंटरवेंशन को रास्ता देते हैं, ये फौज को मजीद मजबूत कर देते हैं। और इमरान खान साहब ने भी यही किया, अपने पाँव पे उल्हाड़ी मार के फौज को मजीद मजबूत किया और अपने इंटरनेशनल एजेंट्स की मदद से किया है। वो इंटरनेशनल एजेंट्स में सबसे बड़ा एक ज़ल्मे खलीलज़ाद है और ज़ल्मे खलीलज़ाद भी ट्विटर पर ट्वीट्स किए करने से बाज नहीं आ रहा है और फिर इमरान खान साहब की पुश्त पे खड़ा हुआ है। अब इमरान खान साहब जिस तरह से कॉर्नर्ड हो गए हैं, वैसे तो वो कहते हैं कि उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, शुमाली इलाका जात में भी सैर कर सकते हैं, शुमाली इलाका जात में जाने कौन देगा, और अल्टीमेटली आपको फ्लाई तो करना पड़ेगा और फ्लाई करने के लिए आपके यही एजेंट्स आपका काम करेंगे। इन एजेंट्स की बदजुबानी देखिए, लगता है कि ये भी इमरान खान साहब के टीम किए हुए हैं, या तो इमरान खान साहब ने इनको ट्रेन किया है या इन्होंने इमरान खान साहब को ट्रेन किया है, क्योंकि ज़ुबान और बयान में तकरीबन एक दूसरे के हम पल्ला ही दिखाई देते हैं, एक जैसी ज़बान इस्तेमाल करते हैं। रिस्पॉन्ड कर रहे हैं ट्विटर के ऊपर इंटीरियर मिनिस्टर को और वो कहते हैं कि रिस्पॉन्डिंग टू पाकिस्तान मॉडल टाउन किलर एंड मिस्टर बदमाश, ये इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ द कंट्री को कह रहे हैं, पाकिस्तान इंटीरियर मिनिस्टर, I do not lobby for anyone or any country, not do I receive money from anyone for my tweets. I share my sincere personal views and concerns about Pakistan's triple crisis, which unfortunately isn't improving but intensifying. पाकिस्तान के क्राइसिस के बारे में और इस तहरे क्राइसिस के बारे में कितना दर्द है इनको और कितना ज़्यादा वहाँ बैठ के पाकिस्तान के बारे में सोच रहे हैं और पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर को मिस्टर बदमाश कह रहे हैं, मॉडल टाउन सानहे का किलर कह रहे हैं। These crises threaten to further impoverish and polarize the people of Pakistan. They also risk fragmenting the country, which would threaten regional and global security. यानी ये जो fragmentation of the country है, इसकी बात इमरान खान साहब भी करते रहे कि मुल्क जो है वो कई हिस्सों में तकसीम हो जाएगा और यही बात ये कर रहे हैं। यानी इनको बहुत तकवीयत मिलती है कि जब हमारे मुल्क को डिफरेंट हिस्सों के अंदर मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम होता हुआ या वैसी तस्वीर बनती हुई देखते हैं। It is urgent that Pakistani leaders put their country first, agree on a roadmap based on obeying the country's Supreme Court's decisions and democratic elections. यानी वो कह रहे हैं कि मुल्क के लिए बेहतर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों को माने। कौन से? वो जो बदयाली कोर्ट है। On Mr. Badmash, Pakistan has hundreds of talented, patriotic and law-abiding leaders who could serve as Minister of Interior. यानी अब इंटीरियर मिनिस्टर कौन होगा, कैबिनेट में कौन होगा, ये फैसला भी ज़ल्मे खलीलज़ाद करेंगे कि पाकिस्तान के पास बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं जो राना सलाम, ठीक है राना, लेकिन ये बात आप कर रहे हैं, ये बात करने की हम हरगिज़ आपको इजाज़त नहीं देंगे कि बाहर बैठ के आप ये है असल में इंटरवेंशन, ये है बैरूनी मुदाखलत। Why has Prime Minister Shehbaz Sharif given this key position to a man who has the blood of innocent Pakistanis on his hands? Some 20 of them among other crimes, के 20 क्राइम्स और हैं, उनमें से एक क्राइम सानह मॉडल टाउन का भी है। I ask why, ये सवाल पूछ रहे हैं और ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री से, पब्लिक ऑफ पाकिस्तान से पूछ रहे हैं। खैर तस्वीरें बोलती हैं, जो कुछ हो रहा है ये हिस्ट्री लिखी जा रही है और कल मौरख लिखेगा कि हु वाज स्टैंडिंग इन द राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।